हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये चीज़ हम लोग को आज समझना है इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विद द diagram which we have drawn in this. As you can see here, there is a uniform electric field which is shown by the parallel lines. From the direction of electric field is from left to right. As you can see here, यहाँ पे डायरेक्शन आप दे सकते हो, डायरेक्शन हमने इसका दिखाया है लेफ्ट टू राइट। अब इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया है ए सी इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इसका मिड पॉइंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ हम यहाँ पे लेते हैं 2a। अब इसमें हमें कुछ चीज़ समझनी है, जैसे आप देख सकते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा, किस पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, दिस वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज़ द निगेटिव चार्ज। अब आपको पता है जब भी किसी भी चार्ज को हम लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक कूलम फोर्स लगता है। तो वो फोर्स हम लोग पहले डिसाइड करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ पे चलती है, पॉजिटिव से निगेटिव। इट मीन्स इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो आप इसको समझ सकते हो। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डेफिनेशन में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आता है आपका फोर्स अपॉन Q नॉट टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज, ये आता है। अब इस पे हमें फोर्स की डायरेक्शन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की होगी। F इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू ई, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, जो ई की डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन मिल गई दिस वन, ये आपका फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स इस पे लग रहा है। नाउ निगेटिव चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हो, निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इस पर कैसे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी उसी तरीके से फोर्स की डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव है चार्जेज होंगे, इधर निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मीन्स यहाँ पे आप F इक्वल टू अगेन Q इंटू ई, बट यहाँ पे माइनस ई है, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स ई, तो माइनस ई साइन क्या शो करेगा, एफ की डायरेक्शन जो होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी ई की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ई अगर ई इधर है हमारा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ आप देख सकते हैं, द फोर्स ऑन द निगेटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने फोर्स निकाल लिया। अब फोर्स आने के बाद हम ये देखेंगे इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब ये नेट फोर्स आप देख सकते हो इस डायपोल पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि F इक्वल टू जो हम F नेट निकालेंगे, Fn दैट इज F नेट प्लस QE जो कि पॉजिटिव पे लग रहा है, वेक्टर में आप लिख सकते हो, लिखना चाहो, प्लस QE दैट इज माइनस में, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस है आपका 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे हमें क्या मिला, नेट फोर्स Fn इक्वल टू 0। Fn इक्वल टू जब 0 मिल गए, इसका मतलब क्या है, ये अब हमारा डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मोशन नहीं करेगा। मीन्स ये लीनियरली न इधर जाएगा न इधर जाएगा, ये अपनी जगह पे बना रहेगा। मीन्स यहीं का इसी पोजीशन में, अगर थीटा एंगल हमने यहाँ रखा है तो यहीं का यहीं रहने वाला है। ओके, इट मीन्स इट डजेंट मूव और इट डजेंट परफॉर्म एनी ट्रांसलेशनल मोशन। मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं परफॉर्म कर सकता है। ट्रांसलेशनल मीन्स बच्चों यहाँ से क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन से मतलब क्या है, लीनियर मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन, ये परफॉर्म मीन्स ना तो लेफ्ट जाएगा यहाँ पे ना तो राइट जाएगा। ओके, नाउ ये चीज़ तो हो गई ये कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं परफॉर्म करेगा। नाउ हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि ये क्या रोटेशनल परफॉर्म कर सकता है क्या, उसको कैसे समझेंगे रोटेशनल। अब आप देख रहे हो एक फोर्स यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q इंटू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है। अब आपको पता है कि अगर कोई दो और एक चीज़ है दोनों फोर्स की क्या, ये फोर्स इसके पैरेलल है, मीन्स इक्वल है, अपोजिट है एंड एंटी पैरेलल, आप बोल सकते हो कि पैरेलल है। एंटी पैरेलल मीन्स डायरेक्शन की बात हो जाती है, एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट। सो दे विल मेक अ कपल और अ टॉर्क, टाउ। अब यहाँ पे हमें यही टाउ निकालना है कि ये टाउ कितना होगा, टॉर्क इस पे लगेगा, मीन्स इसको इस तरह से, ये हमारा टॉर्क इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क लग जाएगा, मीन्स द डायपोल टेंड्स टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कराएगा इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे। हमने यहाँ पे नेट फोर्स आप देख सकते हो, नेट फोर्स 0 कैलकुलेट करके दिखाया, फिर हमने यहाँ पे मेंशन किया देयर इज़ नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द डायपोल। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि क्या ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं परफॉर्म करता है हमारा, जो भी ये डायपोल होता है ये कभी ट्रांसलेशनल मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं मूव कर सकता। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर दैट इज़ द टॉर्क। सो ट्रांसलेटर मोशन नहीं कर सकता बट ये रोटेशनल कर सकता, घूम सकता है, मीन्स रोटरी मोशन कर सकता है या रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो वही रोटेशनल मोशन अब अगर हो रहा है तो इट मीन्स किसी बॉडी रोटेशन में है, इट मीन्स उस पर टॉर्क लग रहा होगा। वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स कितना लग रहा था, क्यू ई, आप फिगर में देख सकते हैं क्यू ई, इन दोनों के फोर्स के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बच्चों, यहाँ पे बी सी। अब बी सी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी, तो ए बी सी लेंथ इज अ परपेंडिकुलर लेंथ, या आप बोल सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, तो परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ए सी साइन थीटा हो जाएगा। आप इसको निकालेंगे ए सी बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, एंड ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, दैट इज डायपोल, ए सी क्या है, डायपोल लेंथ है। तो क्यू हो गया, क्यू फोर्स हो गया, बी सी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच में। अब परपेंडिकुलर आप निकालोगे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा आ जाएगा। अब 2a साइन थीटा कैसे यहाँ पे निकालेंगे, 2a साइन थीटा आ गया, तो 2a साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, q इंटू 2a क्या बनाएगा, यहाँ पे टॉर्क बनाएगा, सॉरी इट इज़ यहाँ पे p, ये p है बेसिकली, दैट इज़ हम लोग ने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिफाइन किया है। ये p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट e इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया p e साइन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें आप देख सकते हो ये आ गया एक्सप्रेशन p e साइन थीटा, टाउ इक्वल टू, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर के आपने पढ़ा है p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आप इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग ने पढ़ा है वेक्टर में। इट इज़ अ क्रॉस टाउ, यहाँ पे टॉर्क वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, यहाँ पे ये चीज़। अब हमने यहाँ पे डायपोल डॉट प्रोडक्ट भी दिखाया हुआ है। अब हमें ये इसकी चेक करनी होती है, एग्ज़ाम में पूछ लेता व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी, कि हमारा ये स्टेबल कब होगा, वो हमें यहाँ पे चीज़ समझनी है कि हमारा टॉर्क स्टेबल कंडीशन में कब होगा, अनस्टेबल कंडीशन में कब होगा। तो हमें बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जब भी कोई बॉडी की अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब उसके पास एनर्जी क्या हो, लीस्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल में जैसे हम लोग मैकेनिकल में बात करते हैं उसके स्टेबिलिटी की,
तो वो लीस्ट एनर्जी मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कुछ तरीके से। तो कोई बॉडी स्टेबल कब होगी, जब उसको डिस्टर्ब कर दो, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसी को हम स्टेबल बोलते हैं। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो उसको हम अनस्टेबल केस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेबल केस होता है थीटा इक्वल टू 0, मीन्स इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे अगर ऐसे रख दिया है यहाँ पे तो ये स्टेबल कंडीशन हो गई। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या दिखाया 0। अब स्टेबल क्यों होगा बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर है इसका, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया मीन्स ये ट्रांसलेटेड मोशन नहीं करेगा। अब इसको आप देख सकते हो, अगर आप इसको इधर डिस्टर्ब करोगे मीन्स इधर डिस्टर्ब करोगे, इसको ये इधर आएगा, इधर डिस्टर्ब करोगे तो अभी इसका जो टॉर्क होगा इस पर टॉर्क, इसको रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसके अपोजिट आएगा, तो जिसकी वजह से वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अनस्टेबल केस क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री पर अगर रख देंगे डायपोल, वो अनस्टेबल होगा मीन्स डिस्टर्ब करोगे तो अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता है, उसी को अनस्टेबल केस बोलते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क कितने पे होता है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू, क्योंकि साइन का फंक्शन है साइन थीटा का, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा टाउ मैक्स पी। तो यहाँ पे एक डेफिनीशन हम बोल सकते हैं कि जो टाउ मैक्स की जो डायपोल को डिफाइन कर सकते हैं, डायपोल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये गिवन है इस तरह से। डायपोल मैक्सिमम टॉर्क होता है दैट इज एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी जब भी किसी भी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती है पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो ये कि यहाँ पे हमें दूसरी डेफिनेशन मिल गई। तो टाउ इक्वल टू, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पी ई साइन थीटा होता है। साइन थीटा ये टॉर्क लगता है जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और इसको हम उसके फॉर्म में भी लग सकते हैं। टाउ इक्वल टू आपका ये पी क्रॉस ई वेक्टर, अगर टॉर्क वेक्टर की बात करें तो ये। अब इसकी एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे समझना है, दैट इज़ द डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क क्या होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसी साल CBSE के एग्ज़ाम में पूछा गया डायरेक्शन क्या होगी अगर जब किसी भी टॉर्क की। तो अब आपने अगर वेक्टर की प्रॉपर्टी अगर याद हो क्रॉस प्रोडक्ट की, हमने आपको बताया था कि अगर ये वेक्टर मान लिया ए है, एक वेक्टर उसी प्लेन में बी है वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इनको बीच का एंगल क्या है थीटा है। अब इनका जो सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर सी, एंड सी की जो डायरेक्शन होती थी, अब आपको पता हो तो ये जिस प्लेन में भी लाई करेंगे ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर सी होगा, मीन्स अपवर्ड होगा। अब यहाँ पे इसको मीन्स अगर ये ए वेक्टर है, इन दोनों का सॉरी इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे P मान लिया ये P वेक्टर है, इधर E वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो टाउ वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये अपवर्ड होगी, मीन्स E और P जिस भी प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के टाउ वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा। आप इसका और अच्छे से समझ सकते हैं दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर के प्लेन के हमेशा नॉर्मल होता है, मीन्स राइट एंगल पे होता है। अब इसको आप एक तरीका और है समझने का, अगर हम ये माने कि आपका एक्स डायरेक्शन में आपकी P लग रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन P है, एंड वाई डायरेक्शन में अगर E है, E वेक्टर की डायरेक्शन है, तो Z डायरेक्शन में आपका टाउ लगेगा। ये इसे भी आप समझ सकते हो। अगर P के लॉन्ग P X के लॉन्ग है, E Y के लॉन्ग है, तो Z के लॉन्ग क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसको और अच्छे से समझ के इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। स्टेबिलिटी, ये चीज़, दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, स्टेबल 0 डिग्री पे, अनस्टेबल 180 डिग्री पे, ये दोनों आपको याद रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि स्टेबिलिटी की, इसको आप और स्टेबिलिटी के एक तरीके से और समझ सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के मीन्स लीस्ट एनर्जी लेवल, जब वो लीस्ट होगा मीन्स ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे आप समझ सकते हो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसको जब आप डिस्टर्ब करोगे तो वो आप उसको आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अगर हाइट पे रख दो तो आप हल्का से डिस्टर्ब करोगे वो नीचे गिरेगा, फिर नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा सकता है। तो वो ऊपर जो हाइट पे होता है ऑब्जेक्ट वो लीस्ट स्टेबल हो गया, जो ग्राउंड पे होगा वो मोस्ट स्टेबल हो गया। तो ये आप वहाँ पे भी समझा है हमने, इसके पहले भी आप वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर यहाँ पे ऐसे शेप का कोई बॉडी ले लिया, अब इसमें एक बॉल रख दिया, यहाँ पे बॉल रख दिया। अब बॉल पे जब फोर्स लगाएंगे, फोर्स डिस्टर्ब करके इसको यहाँ पे लेके छोड़ दिया। अब ये बॉल क्या करेगा, इसी में इस तरह से ऑसिलेट करेगा थोड़ी देर तक, फिर यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। अब इसी को बॉडी को अगर ऐसे रख दिया, अब यहाँ पे आपको अब दोनों में फिगर में डिफरेंस समझो यहाँ पे। तो फर्स्ट फिगर हमने ऐसे लिया है, यहाँ पे बॉल रखा है, दूसरा फिगर हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पे बॉल रखा है। बच्चों वहाँ पे एक चीज़ समझनी है, किस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो दैट्स वाई इट इज़ ए मोस्ट स्टेबल, दिस इज़ द लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे ये लीस्ट स्टेबल क्यों है, आप देख सकते हो लीस्ट स्टेबल क्यों है कि जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे ये नीचे चला जाएगा, नीचे से अपने आप ऊपर नहीं आएगा। आप इसको इधर हल्का से डिस्टर्ब करो, फिर ये नीचे जाएगा, ऊपर अपने आप नहीं आएगा, मीन्स ऑसिलेट नहीं करेगा ऊपर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। जब भी कोई बॉडी लौट के नहीं आती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है, उसको अनस्टेबल बोलते हैं। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी, अनस्टेबल। एक और होता है इसमें न्यूट्रल, जब भी किसी बॉडी को हम कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे इस शेप में अगर कोई शेप है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को या कोई बॉल को रख दिया, अब इस पर फोर्स लगाएंगे, इधर खींचे, ये डिस्टर्ब ही नहीं होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोल देते हैं न्यूट्रल कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल और न्यूट्रल कंडीशन। तो ये आपको ये याद रखना है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलवेज विल बी स्टेबल एट थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 पे अनस्टेबल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।